चलिए फिर शुरू करते हैं। सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? नोट पर शो हो रहा है सभी को? यस सर। ओके, यस सर। यस सर। ठीक है। तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम के बारे में हम लोगों ने जनरली उसका इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम देखा था और हमने उसके लिए ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए कोशिश की थी हम लोगों ने। एंड उसका कुछ हमने बात भी की थी, दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम जो कि लो पास इन नेचर होता है ना। और इसका कुछ सर्किट इस तरीके से होता है, दैट इज सी, दैट इज आर ऑफ एस, सी ऑफ एस। इसका जो ट्रांसफर फंक्शन आया था दैट इज सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस अपॉन 1/1 प्लस एस आर सी, है ना। Here हम लोग टाइम कांस्टेंट हमने एक टर्म डिफाइन किया हुआ था, दैट इज टी इक्वल टू आर सी। तो इसकी जो वैल्यू होगी दैट इज 1/1 प्लस एस कैपिटल टी। इसके लिए हमने ब्लॉक डायग्राम भी बनाया हुआ था। ये स्टैंडर्ड है, मतलब है ना, इसको आप लोग को याद रखना है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, सेकंड ऑर्डर के लिए ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, ये सब चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे यूनिटी फीडबैक, अगर आप चाहें तो ब्लॉक लगा के इसका गेन आप बंद कर सकते हैं, और आप नहीं चाहें तो आप डायरेक्टली आप उसको आप क्या कहते हैं, आप डायरेक्टली उसको आप डायरेक्टली वायर से भी जोड़ सकते हैं, जिसका जो वायर जो होता है उसका जो गेन होता है दैट इज यूनिटी, दैट इज सी ऑफ एस आर ऑफ एस। इट इज अ नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, और नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन हमें पता है दैट इज सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस इज जी ऑफ एस अपॉन 1 प्लस g of s into h of s, yeah, g of s is 1 upon st and h of s is 1, so c of s तो closed loop transfer function हो जाएगा c at t, this is closed loop transfer function, है ना। तो closed loop transfer function that is c of s upon r of s equal to 1 upon st upon 1 plus 1, h of s की वैल्यू 1 है ना, it is 1 upon st। तो यहाँ से जो वैल्यू हो जाएगी that is 1 plus st, है ना, ये वैल्यू आ जाएगी यहां से। तो ये दिस इज अ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन मैंने आपको बताया था कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है g of s into h of s, दैट इज वैल्यू ऑफ 1 upon st, है ना, क्योंकि h of s की वैल्यू 1 है, g of s की वैल्यू 1 upon st। So this is the basic which we have discussed yesterday, और हम लोगों ने इसका फिजिकल मीनिंग अब हम आज देखेंगे, एक पैरामीटर्स देखेंगे किस तरीके से पैरामीटर्स निकाले जाते हैं। So we have designed our first order control system. We know the transfer function, we know the open loop transfer function, we know the different elements, है ना। तो अब बात है रिस्पॉन्स देखने की, कि हमारे जो टेस्ट इनपुट्स जो हमारे हैं उनके लिए इनका जो रिस्पॉन्स होगा वो रिस्पॉन्स क्या होगा। तो we have 3 test inputs. We have 3 test inputs. The first one is impulse response, impulse, and the second one is step, and the third one is ramp, और parabolic भी होता है, but उसकी जरूरत नहीं है इतना। तो what I will do basically, I will calculate the 2 responses here. The first one is impulse and second one is step, and I will give you the homework for ramp input. तरीका सब में सेम है, सब में आपको सेम ही तरीका फॉलो करना है। आप अगर आपको ये दोनों समझ में आ जाएंगे तो यू कैन डू फॉर रैंप इनपुट, है ना, एट योर होम, तो कर सकते हो आप लोग। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा इंपल्स रिस्पॉन्स, ठीक है। आप लोगों ने सिग्नल सिस्टम में सेकंड यूनिट में आप लोग बार बार नाम भी सुन रहे होंगे, h of t को जब यू कॉल इट एज इंपल्स रिस्पॉन्स, इंपल्स रिस्पॉन्स, है ना। व्हाट इज दिस इंपल्स रिस्पॉन्स? किसी भी सिस्टम का, दिस इज माय सिस्टम, देयर इज वन इनपुट दैट इज r of t, वहां आप लोग x of t कहते हो, मैं यहाँ r of t का मतलब है रेफरेंस इनपुट। आप इसको x of t भी कह सकते हो, आप इसको कुछ भी कह सकते हो, डजंट मैटर एट ऑल।
and there is my one output that is c of t, वहां पे आउटपुट y of t से रिप्रेजेंट करते हो, मैं c of t से, because here I will call my output as controlled output, that's why the output named as c of t, ठीक है. So basically this is your LTI system, this is your LTI system. So बेसिकली मैं इसको c of t को अगर मैं टाइम डोमेन में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं, तो मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि इफ योर सिस्टम इज LTI सिस्टम, देन यू कैन कैलकुलेट योर आउटपुट विद द हेल्प ऑफ वन पैरामीटर दैट इज कन्वोल्यूशन. कन्वोल्यूशन की मदद से मैं इसका क्या कर सकता हूं, मैं इसका आउटपुट निकाल सकता हूं, और इसके लिए आपको इनपुट की जरूरत पड़ेगी और एक सिस्टम के रिस्पांस की जरूरत पड़ेगी. मैं सिस्टम के रिस्पांस को मान लेता हूं s of t, ठीक है. सिस्टम का कोई एक प्रॉपर्टी या सिस्टम का कोई एक पैरामीटर, कुछ ना कुछ तो सिस्टम का होगा एक पैरामीटर जिसके साथ मैं कन्वोल्यूशन कराऊंगा इनपुट का, देन आई विल गेट माय आउटपुट ऑफ ए LTI सिस्टम. बट दिस, जैसे कि आप कन्वोल्यूशन आप अभी निकाल भी रहे होंगे सेकेंड मिनट में, देन यू विल एनालाइज दैट कि दिस कन्वोल्यूशन इज एक्चुअली ए कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लिकेशन, जहां पर मल्टीप्लिकेशन भी यूज होता है, जहां पर इंटीग्रेशन भी यूज होता है. सो इफ यू हैव सिंपल इनपुट्स एंड सिंपल आउटपुट, simple system parameter, then you can easily find out the correlation. But for complicated inputs and outputs, then it will be very difficult to find out the output of your system. तो इसी के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिजाइन किया गया, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म में ये था कि इफ यू कन्वर्ट ऑल योर पैरामीटर्स इन लाप्लास डोमेन, that c of t will be c of s, r of t will be r of s, s of t will be s of s. If you convert all your parameters in s domain, then this convolution will be converted into simple multiplication. Simple multiplication. और यहीं से हम अपने ये जो सिस्टम पैरामीटर है उसको निकाले हैं, that is c of s upon r of s, उसी को हम यहाँ कहते हैं ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम. ये मैंने बात आप लोगों से ऑलरेडी की हुई है पहले. इसमें एक कंडीशन और होती है, that all initial conditions should be taken as 0, ठीक है. वो बात की बातें हैं, सारी कंडीशंस अभी हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि ऑल इनिशियल कंडीशंस आर 0, बट कैसे सिग्नल सिस्टम और ये लाप्लास डोमेन कैसे आपस में कनेक्टेड है, मैं वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है. सो दिस इज योर बेसिकली, यहाँ पर इसको, जहां पर आप इसको सिस्टम पैरामीटर बोलते हैं, मेरे कंट्रोल सिस्टम में इसको बोला जाता है ट्रांसफर फंक्शन, दैट इज t into f, या इसको मैं t of s से भी रिप्रेजेंट कर देता हूं, ठीक है. सो दिस इज माय ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम. So मुझे ये बात पता है कि that is t of s equal to c of s upon r of s, ठीक. Now what is impulse response? मतलब रिस्पॉन्स होता है आउटपुट. तो आपके सिस्टम का आउटपुट जब इनपुट है इम्पल्स, that is called as impulse response. मतलब सिस्टम का रिस्पॉन्स that is c of t when r of t equal to delta t, तो उसको हम कहेंगे इंपल्स रिस्पॉन्स, ठीक है. ये चीज आपको ध्यान रखनी है. सो इफ r of t इक्वल टू t del of t, ठीक है, r of t इक्वल टू del of t, तो मुझे आपको बताया था कि जो इंपल्स इनपुट होता है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म del of s क्या होता है, दैट इज 1. तो r of, यहाँ पर r of s क्या हो जाएगा, del of s इक्वल टू 1. तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, दैट इज एक मिनट, ट्रांसफर फंक्शन c of s r of s, तो c of s अपॉन r of s की वैल्यू 1 हो गई. तो जो ट्रांसफर फंक्शन है वही आपका आउटपुट है. अब ध्यान से समझना मेरी बात को, जो ट्रांसफर फंक्शन है वही आपका क्या है, वही आपका कंट्रोल आउटपुट है. तो जब यशवंत सर या सिग्नल सिस्टम में जब आप y of t निकाल रहे होंगे, जब आप y of t निकाल रहे होंगे, तो y of t के लिए बोल रहे होंगे x of t convolution of h of t, and this h of t is known as impulse response of the system. Why it is called as impulse response of the system? Because when you have taken input as impulse, तो जो ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम होता है वही कंट्रोल आउटपुट होता है. जो ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम होता है वही कंट्रोल आउटपुट होता है. तो इसीलिए, और ट्रांसफर फंक्शन क्या है, किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, सिस्टम के पैरामीटर का, s of t का, है ना. तो सिस्टम का पैरामीटर है लाप्लास डोमेन में ट्रांसफर फंक्शन,
और जब इनपुट इम्पल्स होता है तो यही यही क्या हो जाता है, इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो इसीलिए ट्रांसफर फंक्शन या सिस्टम के पैरामीटर को टाइम डोमेन में इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम कहा जाता है, बट एक्चुअली वो क्या है, सिस्टम का रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आप लोग। सो सी ऑफ एस की वैल्यू आ गई ट्रांसफर फंक्शन, एंड ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम क्या है, 1/1 प्लस एस टी। तो सी ऑफ एस की वैल्यू आपके पास में है 1/1 प्लस एस टी। अब लेकिन आपको तो रिस्पांस निकालना है टाइम डोमेन में, तो टाइम डोमेन में निकालने के लिए आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करना पड़ेगा। अब कुछ लाप्लास ट्रांसफॉर्म मैं आप लोगों को बता देता हूं, आप लोगों ने वैसे मैथमेटिक्स में लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ा होगा, बट आप लोगों को याद नहीं है तो मैं बता देता हूं। डेल ऑफ टी अगर है तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा 1, यू ऑफ टी लाप्लास होगा तो इसके लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा 1/s, r ऑफ t है तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा 1/s²। ठीक है, ये तो सिंपल है। e की पावर माइनस at u ऑफ t है तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा 1/1 s प्लस a। ये आपको याद रखने हैं सारे के सारे लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तभी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। e की पावर at u ऑफ माइनस t है तो इसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा 1/s माइनस a। ठीक है, एक तो मुझे ये जरूरत पड़ेगी। cos ओमेगा t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है s/s² प्लस ओमेगा स्क्वायर। sin ओमेगा t का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, यहाँ पे u ऑफ t सब जगह होता है ना, sin ओमेगा t u ऑफ t का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो होगा ओमेगा अपॉन s² प्लस ओमेगा स्क्वायर। अगर e की पावर माइनस at sin ओमेगा t है तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ओमेगा s प्लस a का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये बेसिक लाप्लास ट्रांसफॉर्म है जिनकी मुझे जरूरत कंटिन्यूसली मुझे आपसे पड़ेगी, तो आप इनको बेसिकली याद कर लें, या आपने पढ़ा हो तो आप रिवाइज कर लीजिए, दैट विल बी वेरी रिक्वायर्ड, है ना। तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको जरूरत पड़ेंगी। अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप लोग को याद नहीं है तो कोई आप बुक से रिवाइज कर लें, मैथमेटिक्स की आपकी M2 M3 बुक में गिवन होंगे तो उनमें से आप 2-3 दिन में रिवाइज कर लीजिए, है ना। जितना जल्दी आप कर लेंगे उतना बेटर होगा। सो सर ये 1 प्लस एस प्लस टी है तो मैं कुछ इसको एस प्लस ए के फॉर्म में लाने की कोशिश करूंगा, तो सी ऑफ एस में मैं 1/t कॉमन ले रहा हूं, दैट इज एस प्लस 1/t। तो ये कुछ इस फॉर्म का हो गया, एस प्लस ए का फॉर्म का हो गया, तो सी ऑफ टी की यहां से वैल्यू आ जाएगी, दैट इज e की पावर माइनस at u ऑफ टी, और साथ में आ गया 1/T, क्योंकि न्यूमरेटर 1/T है, तो 1/T e to the power minus at ut। This is the impulse response of first order। सर हाँ जी, एक की जगह 1/T होगा। हाँ बेटा, हाँ मैंने यहाँ पर ये कैपिटल ए मैंने उसके वही फॉर्मूला लिख दिया मैंने, देखो एक मिनट, दिस इज e to the power minus t by कैपिटल T, है ना, ये होगा। सो इम्पल्स, क्योंकि यहाँ पर एक ही जगह वैल्यू यहाँ पे 1/t है तो 1/T आ जाएगा, तो ये होगा। ठीक है, तो इम्पल्स रिस्पॉन्स, दिस इज एन इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आना जरूरी है बेटा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब तक नहीं आएगा तब तक आप लोग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं निकाल पाएंगे, और आपके पास जो भी बुक्स हो वहां से आप थोड़ा सा लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने की कोशिश करिए। अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं, और ड्रॉ करने के बाद देखते हैं कि ये कितना आइडल है और कितना इसको प्रॉब्लम है, देख लेते हैं एक बार। दिस इज माय सी ऑफ टी, दिस इज कैपिटल स्मॉल टी। जो आपने इनपुट दिया, ठीक है, जो आपने इनपुट दिया वो आपने दिया डेल ऑफ टी। सो आइडियली आपने एक इनपुट दिया, जब उसकी वैल्यू जो है वो t इक्वल टू 0 पे ही है, और t जब वैल्यू जब उसकी t इक्वल टू जब वैल्यू t इज नॉट इक्वल टू 0, दैट वैल्यू मस्ट बी 0। तो मतलब आप एक इस तरह का आउटपुट चाहते हैं जिसका जो भी चीजें हो, जिसका जो भी हैपनिंग हो, जिसकी जो भी एक्टिविटीज हो, दैट शुड बी ओनली अवेलेबल एट t इक्वल टू 0, अदर देन t इक्वल टू 0 दैट शुड बी 0, है ना। डेल t का मतलब यही है कि बिकॉज यू आर गिविंग ए शॉक इनपुट and you want a shock output,
आप नहीं चाहते कि आपको t इक्वल टू 4 में कुछ मिले, t इक्वल टू 5 में कुछ मिले, बट जब फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम में जब आपने इस तरह का इनपुट दिया, then what will you get? You will get a exponential decaying function whose value t equal to at t equal to 0, whose value at t equal to 0 is 1 by t. क्योंकि आप जैसे ही यहाँ पर स्मॉल t की वैल्यू 0 रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? कैपिटल 1 by t. और जैसे जैसे t की वैल्यू आप बढ़ाते जाएंगे, this value will decrease, and this value should be 0 when you will when time approaches infinity. For t is less than 0, this value is 0, क्योंकि because u of t यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जनरली एक u of t लगा हुआ है. this u of t, ये जो u of t लगा हुआ है, ये u of t बेसिकली की वजह से टाइम फंक्शन जो भी है, जो भी t is greater than 0 तभी वैल्यू इसकी एग्जिस्ट करेगी, because from t is less than 0 u of t is 0. so ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. तो अगर ध्यान से आप इस आउटपुट के रिस्पॉन्स को आप देखें तो सर मुझे t इक्वल टू 0 पर कैपिटल 1 by t वैल्यू मिली, दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम सर, बिकॉज माय इनपुट इज आल्सो नॉन जीरो एट t इक्वल टू 0. बट व्हाट आई वांट कि एज t इज ग्रेटर देन 0, जैसे ही t की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुई, दैट वैल्यू शुड शार्पली रिड्यूसेस टू 0, मतलब ये वैल्यू तुरंत ही 0 हो जानी चाहिए थी. बट व्हाट आई गेट, मुझे क्या मिल रहा है? मुझे ये मिल रहा है ये वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, और ये 0 तो सर तभी होगी जब t की वैल्यू इंफिनिटी होगी. सो दिस इज नॉट ए आइडियल रिस्पांस, दिस इज नॉट ए आइडियल इंपल्स रिस्पांस, बिकॉज़ देयर आर सम आई थिंक डिसएडवांटेजेस प्रेजेंट इन द फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम. होना ये चाहिए था कि t इक्वल टू 0 पर जैसे ही वैल्यू मैंने इनपुट दिया, मुझे वैल्यू कुछ मिलनी चाहिए, और तुरंत जल्दी से जल्दी क्या होना चाहिए? जल्दी से जल्दी मेरा ये आउटपुट जो c ऑफ t है, दैट शुड बी 0, ये 0 होना चाहिए. बट ये जो 0 हो रहा है, ये बहुत लंबे समय के बाद 0 होगा जब t approaches infinity. So without any defining any property, without any discussing any property, I can say one thing, sir, this system is very slow, is very sluggish in nature. ये सिस्टम बहुत स्लो है सर, क्योंकि मुझे सर तुरंत 0 चाहिए था जैसे ही t ग्रेटर देन 0 हो, बट ये सर एकदम 0 नहीं हो रहा है सर, ये बहुत धीरे धीरे 0 हो रहा है सर, बहुत धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है, एंड it will be 0 when t is equal to infinite. So I can directly say that, I can very comfortably say that sir, this system is very sluggish in nature. I hope this is clear everyone. अभी मैंने प्रॉपर्टी डिस्कस नहीं किया, मैंने अभी कुछ भी डिस्कस नहीं किया है, मैंने सिर्फ आपको कैरेक्टरिस्टिक्स देखकर जो मेरा इंट्यूशन जो मेरा कह रहा है, उससे मुझे ये बात समझ में आ रही है कि दैट माय सिस्टम इज वेरी स्लो. इज दिस क्लियर बेटा एवरीवन? दिस इज क्लियर? प्लीज कमेंट सेक्शन मुझे बताओ ये चीज समझ में आपको आ रही है, बिकॉज आपको फील होना चाहिए. यस, फील इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना, बाकी हम मैथमेटिकल तो सब ड्राइव करेंगे ही अभी आगे, बट दैट फील इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके चलिए, थैंक यू. चलो आगे बढ़ते हैं. सो यहां पर मुझे एक चीज समझ में आ गई कि सर कि जो मेरा सिस्टम है दैट इज वेरी स्लगिश इन नेचर. बट सर व्हाट इज दिस कैपिटल टी? दैट इज टाइम कांस्टेंट ऑफ द सिस्टम. सर मैंने नेटवर्क एनालिसिस में भी ये टाइम कांस्टेंट ऑफ द सिस्टम पर कई बार देखा है, मैंने यहाँ भी देखा है, यहाँ भी आप सर टाइम कांस्टेंट इज आरसी. बट व्हाट इज दिस टाइम कांस्टेंट? बट जो टाइम कांस्टेंट होता है वो कुछ नहीं होता, एक तरह का मैथमेटिकल पैरामीटर होता है जो कि एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए ही से डिफाइन किया जाता है. होता क्या है कि जैसे साइनसॉइडल एक फंक्शन है, तो एक साइनसॉइडल फंक्शन के लिए फॉर एग्जांपल दैट इज sin ओमेगा t, इस साइनसॉइडल फंक्शन की प्रॉपर्टी को डिसाइड करने के लिए कोई ना कोई पैरामीटर तो होना चाहिए. सो यहां पर जो पैरामीटर जो डिफाइन किया गया है दैट इज फ्रीक्वेंसी. बट एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए अगर मैं सोचूं तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए ये जो कोफिशिएंट होता है, यही इसकी स्पीड को डिसाइड करेगा. This coefficient that is 1 upon a is called as time constant of the system. ठीक है, और ये जो मैथमेटिकल पैरामीटर है ये भी, इसकी भी कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है, मैं आपको भी बताऊंगा. अगर इंपल्स रिस्पॉन्स है तो एक अलग डेफिनेशन है, अगर एक क्या कहते हैं स्टेप रिस्पॉन्स होगा तो एक अलग डेफिनेशन है. So time constant is nothing but a simple mathematical parameter for defining the properties of the exponential
एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ द सिस्टम। अब जैसे बताता हूं, जैसे यहां पर हम देखने की कोशिश करें, here c of t equal to इम्पल्स रिस्पॉन्स की बात हो रही है यहाँ पर, है ना, इम्पल्स रिस्पॉन्स ही चल रहा है अभी, दैट इज 1 upon t e to the power minus t capital T u of t, है ना, दिस इज माय इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। अब यहां पर टाइम कांस्टेंट को किस तरह से डिफाइन किया जा रहा है कि जब टाइम आपका एक टाइम कांस्टेंट के बराबर होगा, व्हेन स्मॉल t इक्वल टू कैपिटल T, this c of t equal to 1 by t into exponential minus 1। और किसी तरीके से यहां पे कोई भी इंटरमीडिएट पॉइंट डिफाइन नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही तरह से इंटरमीडिएट पॉइंट डिफाइन कर सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल का पूरा कोएफिशिएंट 1 हो जाए। एंड व्हाट इज दिस e to the power minus 1 वैल्यू? दिस इज 0.3 into 6, और भी कुछ एक आ जाता है 0.363 समथिंग ऐसा आ जाता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि व्हेन time reaches capital T, the exponential function, the impulse response of the system is 36%, is 36% of the initial value, of the initial value। तो बेसिकली ये इसकी एक इंटरमीडिएट फॉर्म डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है कि जब स्मॉल t जब कैपिटल T के बराबर होगा, then this your c of t is 0.36 into 1 upon t। So impulse response में टाइम कांस्टेंट डिफाइन करने का यही एक तरीका है। So how can I define it? That time constant is the time at which impulse response, ध्यान करो, मैंने रिस्पॉन्स नहीं, आउटपुट नहीं बोल रहा हूं मैं, impulse response बोल रहा हूं। impulse response reaches from 100% of initial value up to 36% of its initial value is called as time constant of the system। अभी आप लोग स्टेप रिस्पॉन्स जब हम लोग देखेंगे तो आप देखोगे कि टाइम कांस्टेंट डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। So you need not bother about the definition of the time constant of the system, because in single system you will learn that there is a different definition for time constant of the system. In control system there is a different definition for different responses of the system। So you need not worry about the system. You just basically, because it's a simply a mathematical parameter, but you just need to learn the formula of the time constant of the system for first order and second order system। Okay, so here the formula, the value of the time constant system is RC। Okay, so this is the definition of the time constant of the system। तो time constant के लिए जो confusion होता था वो दिमाग से हम लोगों ने निकाल दिया है। So this is all about the impulse response of the system। तो एक टेस्ट इनपुट के लिए तो मैंने impulse response चेक कर लिया। Now I will see step response of the system। ठीक है सर, इंपल्स रिस्पॉन्स के लिए इनपुट होता था इंपल्स, इसी तरीके से स्टेप रिस्पॉन्स के लिए इनपुट होगा यूनिट स्टेप इनपुट। सो आई नो दैट C of s upon R of s equal to transfer function। Here R of t equal to U of t, so R of s equal to U of s, इसकी वैल्यू होती है 1 upon s, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो here put the value of the R of s and T of s। C of s equal to R of s into T of s, that is 1 upon s, into T s first की वैल्यू है, that is 1 upon 1 plus st। ठीक है, now you need to calculate that C of t with the help of inverse Laplace transform। सर मुझे पता है कि इस तरह की इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म को कैलकुलेट करने का तरीका जो होता है, that is partial fraction method। So what will I do? That is 1 upon s
और मैं यहाँ से 1/t कॉमन ले लूंगा, दैट इज s प्लस 1/t। अब यहाँ से आपको पार्शियल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, दैट इज a अपॉन s प्लस b अपॉन s प्लस 1/t। आप इसको निकालेंगे। सो ये तो सभी को मैथमेटिक्स से पार्शियल फ्रैक्शन निकालना तो आता ही होगा, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। मैं नहीं सिखाऊंगा पार्शियल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, ये पार्शियल फ्रैक्शन निकालना आप सभी लोगों को आना चाहिए, वरना सबके पास में आज के डेट में इंटरनेट है। आप YouTube पे जाकर डायरेक्टली देख सकते हैं कि पार्शियल कोई भी वीडियो देख लीजिए, पार्शियल फ्रैक्शन किस तरीके से निकालते हैं। कुछ शॉर्टकट्स भी होते हैं, कुछ डायरेक्ट मेथड से भी निकाल सकते हैं। You can directly taking LCM and finding out the value of A and B। ठीक है, सो दिस मैं डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ, दैट इज C ऑफ t। यहाँ से पार्शियल फ्रैक्शन आप S के लिए निकालेंगे तो S के लिए आ जाएगा 1 अपॉन S, माइनस B की वैल्यू निकालेंगे तो वो -1 आएगा, दैट इज 1 अपॉन, इसके लिए रुको एक मिनट, दैट इज, मैं निकाल ही लेता हूँ मैं, एक मिनट। A के लिए वैल्यू जो आ जाएगी सर A के लिए 1 आएगी, B के लिए -t आएगी। A के लिए क्या आएगा बेटा? A के लिए 1 सर, यस सर, 0, ठीक है। और B के लिए -t। मैं एक बार बाकी लोग निकालने पर मैं एक बार देख लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा फिर अपना जो रिस्पॉन्स है वो गलत हो जाएगा। S की वैल्यू 0 मैं रखूंगा, -1/t, तो नहीं बेटा -1 ही आएगा। चेक करो एक बार फिर से, एक बार प्रबल जो बेटा बता रहा है वो बेटा एक बार फिर से चेक करो। प्रबल प्रिंस कौन बोल रहा था? सर प्रबल। हाँ प्रबल बेटा फिर से एक बार चेक करो, मेरे हिसाब से शायद -1 ही आएगा, एक बार फिर से चेक करो। ओके सर। बाकी कोई एक बार मुझे बाकी मुझे एक बार कंफर्म करो कि ये वैल्यू सही है या नहीं है, बिकॉज मेरे पास यहाँ पर अभी क्या कहते हैं नहीं है आंसर, मैंने अभी डायरेक्टली कैलकुलेट किया। निकाल के देखो कोई, एनीवन? इज दिस क्लियर और नॉट? ये सही है या नहीं है, कंफर्म करो कोई। यस सर, यही आ रहा है। यही आ रहा होगा ना बेटा? चलो ठीक है, यस चलो ठीक। सो अब तो यहाँ आसान है सर। C ऑफ t का मुझे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म मुझे पता है, दैट इज u ऑफ t माइनस e टू द पावर माइनस t/t u ऑफ t। ठीक है, यहां से मैं क्या करूंगा, मैं u ऑफ t कॉमन ले लूंगा, दिस C ऑफ t इक्वल टू 1 माइनस e टू द पावर माइनस t कैपिटल T by u of t। This is the step response। This is a step response first order control system। Now I will try to draw the step response of first order control system। ठीक है, so u of t सर मल्टीप्लिकेशन में है, तो मुझे ये बात समझ में आ रही है, दिस u of t मल्टीप्लिकेशन, तो जो भी ग्राफ बनेगा दैट विल बी ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द कोऑर्डिनेट, है ना, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही सब कुछ बनेगा, दैट इज t, दिस इज c of t। ठीक है, नाउ सबसे पहले आपने जो इनपुट दिया दैट इज r of t इक्वल टू u of t। व्हाट इज u of t? u of t सर कुछ ये है ना, दिस इज योर u of t। मतलब आप जो इनपुट दे रहे हैं, व्हाट यू वांट, आप ये चाहते हैं कि सर जैसे ही t इज ग्रेटर देन 0 द आउटपुट वैल्यू शुड स्टिक एट 1, वो 1 पे स्टिक रहना चाहिए सर। ठीक है, आपने यही चाहा कि सर जैसे ही t इज लेस देन 0 के लिए आउटपुट शुड बी 0, at t equal to 0 the output should switch from 0 to 1, and from the value increasing from t is greater than 0, your output must stick at value 1। तुरंत ही 1 हो जाना चाहिए, इसके बाद वो बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए, है ना, you want this। बट जो आपको मिला from this first order control system, तो यहां से आपने देखा कि at t equal to 0 the c of t is at 0 because this e to the minus t by t is 1 minus 1 equal to 0 हो जाएगा।
So the graph should start from 0. जैसे 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 दिस t की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, ये एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है ये 1 से कम होता जाएगा और 1 माइनस समथिंग 0 से इंक्रीज होता जाएगा। तो कुछ जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको, ये 1 नहीं होगा, 1 को ये टच नहीं करेगा। सर इस c ऑफ t की वैल्यू 1 कब होगी? when t equal to infinite, this exponential taking function must be 0 and this c of t is equal to 1। ठीक है, तो यहां भी आपने ये चीज ऑब्जर्व करने की, बट आप क्या चाहते थे? आप ये चाहते थे, आपकी डिजायर्ड वैल्यू क्या थी कि सर जैसे ही t ग्रेटर देन 0 हो, जैसे ही t की वैल्यू 0.0000000 समथिंग 1 हो, that should abruptly switches from 0 to 1। आपका जो आउटपुट है वो abruptly चेंज हो जाना चाहिए था, 0 से तुरंत हो जाना चाहिए था सर। बट ये वैल्यू 1 कब मिल रही है? when t approaches infinity। so as you see in impulse response कि तुरंत वैल्यू 0 होनी चाहिए थी when t is greater than 0, लेकिन वो होकर रहा था इनफाइनाइट पे। ऐसे ही स्टेप रिस्पांस में आपने देखा कि स्टेप रिस्पांस में भी सर मेरी वैल्यू तुरंत बंद हो जाना चाहिए थी when t is greater than 0, बट वो होकर रही है t equal to infinite पे। so I can now clearly say that this first order control system is sluggish। what do you mean by sluggish? That is slow। तो ये बहुत ही मतलब स्लो है, इसके अंदर डिले है जो बहुत ज्यादा है। जो मुझे रिस्पांस मिलना चाहिए वो मुझे एकदम रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है, तो बहुत लंबे समय के अंतराल के बाद मुझे वो रिस्पांस मिलेगा। So this is one of the biggest disadvantage of first order control system। that's why we have to switch from first order control system to second order control system, जो कि थोड़ा फास्ट होता है, क्योंकि वहां पर हम ऑसिलेशंस को इंट्रोड्यूस कराएंगे और जहां ऑसिलेशंस होंगे वो सिस्टम थोड़ा फास्ट होगा। ठीक है, तो ये जो एनालिसिस हमने की, दिस एनालिसिस इज प्योरली बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन। तो मैथमेटिकल प्रूफ से पहले आपको फील होना चाहिए कि हम क्या फील कर पा रहे हैं कि सिस्टम का नेचर जो है वो क्या होगा। ठीक है, तो ये चीजें हम लोगों ने देखी। अब इसके हम लोग डिफरेंट पैरामीटर्स, डिफरेंट प्रॉपर्टीज अभी फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम के देखेंगे, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम। सो आई कैन मेक हेडिंग एज important properties of, लेकिन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आने से पहले मैं यहां पर भी आप लोग को एक बार टाइम कांस्टेंट एक बार क्लियर करना चाहूंगा। व्हाट इज दिस टाइम कांस्टेंट? अब यहां पर आप देखो, अगर मैं टाइम कांस्टेंट ऑफ द सिस्टम को डिफाइन करना चाहूं, किसके लिए? स्टेप रिस्पॉन्स के लिए। सो अगर आप टाइम कांस्टेंट डिफाइन करना चाहते हैं, देन यू हैव ओनली वन ऑप्शन कि आपको जो एक्सपोनेंशियल वाला जो कोफिशिएंट है उसको आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा। तो एट स्मॉल t इक्वल टू कैपिटल T, एट स्मॉल t इक्वल टू कैपिटल T, c ऑफ t की वैल्यू कितनी होगी? c ऑफ t इक्वल टू 1 माइनस e टू द पावर माइनस 1, दैट इज 0.63। ठीक है, ये वैल्यू आई। तो ये मैं कह सकता हूं कि ये 63% है ऑफ द इनिशियल वैल्यू इंक्रीज, मतलब जो फाइनल वैल्यू है जो 1 है उसका ये 63% है। सो हियर हाउ कैन आई डिसाइड, हाउ कैन आई डिफाइन द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सिस्टम? लेट्स सी द टाइम कांस्टेंट is a time at which step input response to reach from 0 to 63% of not initial value, फाइनल वैल्यू। ऐसा क्यों हो पा रहा है? ड्यू टू स्लगिश बिहेवियर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम is called as
time constant of the system. 36% or 63%. And so you have to clearly mention that whether your system response is step input or impulse response. Okay, but the value of time constant is same for first order control system, that is T equal to RC. ठीक है, तो ये चीज हमें क्लियर हो गई, टाइम कांस्टेंट हमें बिल्कुल क्लियर हो गया. नाउ वी विल सी द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम. मैं जितनी भी प्रॉपर्टीज यहाँ पर डिफाइन करूंगा दैट इज फॉर स्टेप इनपुट रिस्पॉन्स. आप चाहें तो आप इम्पल्स रिस्पॉन्स के लिए भी डिसाइड कर सकते हैं, बट इम्पल्स रिस्पॉन्स में क्या है कि हमें वैल्यू सिर्फ 0 पे मिलनी चाहिए, बाकी नहीं वैल्यू नहीं मिलना चाहिए. सो इट विल बी मोर कंफर्टेबल टू डिफाइन द प्रॉपर्टीज फॉर स्टेप इनपुट रिस्पॉन्स, है ना. तो सबसे पहले जो हम प्रॉपर्टी डिसाइड करने वाले हैं दैट इज डिले टाइम. इनके फॉर्मूले सबको याद होना चाहिए, इनकी डेफिनेशंस आपको समझना चाहिए. सो व्हाट इज डिले टाइम? Delay time is time taken by step response to rise from 0 to 50% final value of response is called as delay time. ठीक है, अगर मैं रिस्पॉन्स ड्रॉ कर लूं, दिस इज माई C of t, this is my reference input, और this is value 1. 50% कहां पर होगा? then 0.5. This is your delay time, that is TD. ये आपको फाइंड आउट करना है कि what is the value of this TD and this is your delay time. So at t equal to TD, C of t क्या होना चाहिए? 50% of 1, that is 0.5. आपको C of t का फॉर्मूला पता है स्टेप रिस्पॉन्स के लिए क्या होता है? C of t is 1 minus e to the power minus capital small t by capital T. U of t ये आपको पता है, बट सर हमें पता है कि हम जो बात कर रहे हैं वो हम किसके लिए बात कर रहे हैं? वो t is greater than 0 के लिए बात कर रहे हैं. तो u of t की वैल्यू तो t is greater than 0 के लिए क्या हो जाएगा? 1. तो C of t की वैल्यू हमें चाहिए 0.5, that is 1 minus e to the power माइनस स्मॉल t, यहां पर क्या हो जाएगा? TD बाई कैपिटल T. TD की वैल्यू हमें यहां से निकालनी है, तो e की पावर माइनस TD बाई कैपिटल T, मैं इसको उधर ले आया. 1 माइनस 0.5 कितना हो गया? 0.5. यहां से मैं लॉगरिथम ले लूंगा नेचुरल बेस का, तो यह हो जाएगा माइनस TD बाई कैपिटल T इक्वल टू ln 0.5. ln 0.5 होता है माइनस 0.693. तो TD की वैल्यू जो आ गई, डिले टाइम जो आ गया, दैट इज 0.693 इंटू TD. दिस इज योर डिले टाइम. तो जितनी भी ये प्रॉपर्टीज हैं फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम की या सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम की, दैट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल, दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम. हियर यू कैन सी दिस T इक्वल टू RC. तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस. सो यू कैन बेसिकली डिजाइन योर सिस्टम अकॉर्डिंग टू योर पैरामीटर्स. फॉर एग्जांपल आपको डिले चाहिए 1 सेकंड का, तो यहां से आप कैपिटल T की वैल्यू निकाल सकते हैं कि 1 सेकंड के लिए T कैपिटल T की वैल्यू क्या आएगी. उसी हिसाब से आप अपने रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू को डिसाइड कर सकते हैं. सो यू कैन डिजाइन योर सिस्टम अकॉर्डिंग टू द यूजर रिक्वायरमेंट्स कि भाई इतना डिले टाइम चाहिए, भाई इतना राइज टाइम चाहिए, इतना सडनिंग टाइम चाहिए, है ना. उस हिसाब से आप ये सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं. सो डिले टाइम सभी को समझ में आया? दैट इज आपको ये फॉर्मूला याद रखना है. डेरिवेशन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट समझने के लिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं तो डेरिवेशन सारी कराऊंगा. व्हाट यू विल डू, यू हैव टू लर्न दीस वैल्यूज, है ना. मेक अ स्मॉल चार्ट फॉर फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम, सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम. 90% of final value
दिस इज राइस टाइम। राइस टाइम में जनरली जो यूज होता है वो बैंडविड्थ निकालने के लिए यूज ज्यादा होता है। बेसिकली ये बताने की कोशिश करता है कि ये सिस्टम कितना फास्ट है। डिले टाइम भी बेसिकली यही बताता है, लेकिन राइस टाइम का थोड़ा सा जो एडवांटेज हो जाता है वो हो जाता है बैंडविड्थ कैलकुलेट करने के लिए। जो बैंडविड्थ मैं आपको बताऊंगा तो बताऊंगा व्हाट इज द यूज ऑफ राइस टाइम। ठीक है, तो दिस इज योर T1 जहां वैल्यू है 0.1। दिस इज योर T2 जहां वैल्यू है 0.9 और ये कहीं बीच में है TD। सॉरी स्मॉल, दैट इज 0.5। दिस इज TD। ठीक है, सो व्हाट इज राइस टाइम कि 10% से 90% फाइनल वैल्यू को पहुंचने में कितना समय लगता है, तो TR इक्वल टू T2 माइनस T1। सो एट T1 C ऑफ T होना चाहिए 0.1, एट T2 C ऑफ T होना चाहिए 0.9, है ना, यही होना चाहिए। और इनको हमें T2 माइनस T1 निकालना है। तो मैं यहां पर एक कॉलम, दो कॉलम बना लेता हूं। दिस इज फॉर T1 और दिस इज फॉर T2, है ना। C ऑफ T होता है दैट इज 1 माइनस e टू द पावर माइनस स्मॉल t कैपिटल T u ऑफ T। तो यहाँ पे वैल्यू 0.1 होगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस e टू द पावर माइनस T1 अपॉन कैपिटल T। u ऑफ T आपको पता है ये T1 TD T2 सब राइट हैंड साइड में है, तो u ऑफ T की वैल्यू क्या होगी 1। तो e की पावर माइनस T1 अपॉन कैपिटल T इक्वल टू 0.9। एंटी लॉगरिथम लूंगा यहां से, तो माइनस T1 बाई कैपिटल T इक्वल टू ln 0.9। तो यहां से T1 की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 0.1 कैपिटल T। आप लोग के पास में साइंटिफिक कैलकुलेटर हो यू कैन वेरीफाई इट। ठीक है, T2 यहां से C ऑफ T की वैल्यू आएगी 1 माइनस e टू द पावर माइनस कैपिटल स्मॉल t बाई कैपिटल T u ऑफ T। दिस इज 0.9। 1 माइनस e टू द पावर माइनस यहाँ T2 बाई T हो जाएगा, u ऑफ T 1 हो जाएगा। तो e टू द पावर T2 बाई T इक्वल टू 0.1, क्योंकि ये इधर जाएगा वो उधर आएगा, तो 1 माइनस 0.9 इज 0.1। At taking anti-logarithm minus T2 by capital T equal to ln 0.1, I think it is minus 2.3। तो यहां से T2 की वैल्यू आएगी दैट इज 2.3 कैपिटल T। ये आ गया। Now from this your rise time is TR equal to T2 minus T1, that is 2.3 capital T minus 0.1 T। तो TR equal to 2.2 capital T, that is rise time। So this is basically rise time। तो ये पैरामीटर सारे के सारे आपको देखो क्या है कि ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, now the third parameter is settling time and bandwidth। It will take time, मुझे थोड़ा यहाँ पर आपको समझाना पड़ेगा what is settling time और what is bandwidth। So we will discuss in tomorrow's class these two parameters and we will switch to हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्विंग एंड देन वी विल स्विच टू सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम। बिकॉज़ सेटलिंग टाइम समझाने के जब मैं आपको समझाऊंगा तो मैं आपको स्टेबिलिटी के बारे में बहुत कुछ बताऊंगा। बैंडविड्थ जब बताऊंगा तब आपको मैं एक बार इसके क्या कहते हैं राइस टाइम के बारे में बताऊंगा कि राइस टाइम से इसका क्या लेंगे। सो इट विल टेक टाइम, सो देयर इज नो नीड टू हरी। सो इनको हम आराम से बहुत अच्छे तरीके से इनको हम देखेंगे और इनके बारे में समझेंगे कि किस तरीके से ये दोनों पैरामीटर्स फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम से लिंक होता है। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें सभी क्लियर हो। एनी डाउट किसी को अभी तक जो भी हमने आज पढ़ा कि इसमें किसी को कोई डाउट हो किसी भी पैरामीटर में? एनीवन? जब बेटा किसी को कोई डाउट हो या वी शुड एंड अवर क्लास हियर। ओके ओके ओके, ठीक है ना। मैं नोट्स आप लोग को ड्राइव पर शेयर कर दूंगा। नोट्स इसके लिए देखिए कंट्रोल सिस्टम के साथ में यही चीज है कि आप लोग नोट्स अपने प्रॉपर प्रिपेयर करते चलिए, है ना। और हर चीज के मतलब को समझिए। जब आप हर चीज को आप लिंक करेंगे तभी आगे सब्जेक्ट अच्छे से लिंक होगा, है ना। फिजिकल टच बहुत जरूरी है। यस, हाँ गौरव सर। हाँ गौरव, 1 माइनस e की पावर माइनस t अपॉन t का सर वो ग्राफ बता दीजिए एक बार। ग्राफ में समझा देता हूँ गौरव, मैं एक बार समझा देता हूँ। सपना, हाँ सपना, रैम वाला तुम लोगों को मैंने होमवर्क दिया हुआ है ना। रैम वाला जो फंक्शन है
वो आप सभी लोगों को होमवर्क है, आप फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम के लिए आपको उसका रिस्पॉन्स निकालना पड़ेगा, है ना, मैंने बताया था स्टार्टिंग में। ठीक है गौरव मैं बताता हूँ। दिस इज आई थिंक स्टेप रिस्पॉन्स, यस, ध्यान से देखो गौरव, यहाँ पर मैं समझाता हूँ बेटा। दिस इज योर c of t, दैट इज 1 minus e to the power minus capital T small t by capital T। अब देखो गौरव, जब t इक्वल टू 0 होगा तो ये वाला जो टर्म है इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, तो c of t की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 minus 1 इक्वल टू 0, तो मैंने इक्वल टू 0 ड्रॉ किया। जब t की वैल्यू इनफाइनाइट होगी तो c of t की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट क्या होता है 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस 0 इक्वल टू 1। तो मुझे एक्सट्रीम पॉइंट तो देखो समझ में आ गई, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। नाउ t की वैल्यू तुम अगर बीच में कोई भी इंटरमीडिएट लोगे तो जैसे जैसे ये स्मॉल t बढ़ता हुआ जाएगा, जैसे जैसे ये स्मॉल t बढ़ेगा, ये एक्सपोनेंशियल डिकेइंग फंक्शन है, तो ये डिके होता जाएगा, इसकी वैल्यू 1 से छोटी होती जाएगी और 0 की तरफ मूव कर रही होगी। तो ये वैल्यू जैसे जैसे डिके करेगी तो 1 माइनस, पहले 1 था तो इक्वल टू 0 आया, 1 माइनस 1 था ना पहले, तो पहले क्या आया 0 आया। अब ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है 0.9, 0.8, 0.7, तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी 0.1, 0.2, 0.3। अब मैंने इसको इस तरह से क्यों रखा है, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल वाला टर्म है, e की पावर ये पूरा एक्सपोनेंशियल डिके हो रहा है, लेकिन ये पूरा फंक्शन 0 से 1 के बीच में क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है। So that's why the nature of the graph is like that, exponential increasing function between 0 to 1. Gaurav, is this clear? Yes sir, clear, thank you sir. ओके, चलो फिर, है ना, आई होप सभी को ये पॉइंट क्लियर होगा। मैं नोट्स अभी शेयर करा दूंगा एंड द रिमेनिंग प्रॉपर्टीज वी विल सी टुमारो, है ना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय।